अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आप लोगों ने एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा पहला आसान टेस्ट देखा, क्योंकि आप लोग अभी हैं मुल्फ़ातुल कुलूब। ये क्या चीज़ होती है मुल्फ़ातुल कुलूब? कहीं तो पढ़ा होगा, एफएससी में किसी किताब में रट्टा मारते हुए देख लिया हो, मैट्रिक में कहीं पढ़ लिया हो। इस्लामिक हिस्ट्री, हिजरत और इसके आसपास इसका काफ़ी ज़्यादा ज़िक्र है। ठीक है, इस्लामियात इंग्लिश में पढ़ी थी, ठीक है, सही है। इंग्लिश में से क्या कहते होंगे? चलें, तो मुल्फ़ातुल कुलूब उन्हें कहते हैं जिनके दिल जोड़े गए हैं। जब कोई नया मुसलमान होता था ना, तो उसको कहते थे ये मुल्फ़ातुल कुलूब हैं, इनके दिल अभी जुड़े हैं, ताज़ा जुड़े हैं, यानी ये अभी इस उसमें आए हैं। तो होता ये था कि उनके ऊपर इस्लाम के जो रूल्स हैं वो आहिस्ता अप्लाई हो रहे होते थे। यानी एक बंदा अभी आज इस्लाम कबूल करके आया है, तो आप पहले दिन उसे ये नहीं कह देते 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ो, तुम रात तहज्जुद भी पढ़ो, तुम नफल भी पूरे करो, और रोज़े चल रहे हैं तो तुम्हें रोज़े भी रखने चाहिए। जब बंदा आते साथ ही देखेगा कि यार ये तो इधर तो बस सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ इबादतें और सिर्फ ये हैं, तो वो घबरा सकता है। तो हाँ, जो आहिस्ता आ जाए, समझ जाए और उसे समझ आ जाए कि ये सारी चीज़ें उसकी अपनी स्पिरिचुअल पावर को इम्प्रूव कर रहे हैं और उसकी शख्सियत को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो फिर अपने शौक़ से करना शुरू कर देगा। तो ऐसे लोगों को कहते थे मुल्फ़ातुल कुलूब, जिनके ऊपर शुरू में ना सारी चीज़ें वाजिब नहीं की जाती थी, थोड़ी सी रोज़े में रिलैक्सेशन दे दी, थोड़ी नमाज में रिलैक्सेशन। तो अब मेरा शायद जुमला समझ आए कि आप लोग चूँकि मुल्फ़ातुल कुलूब हैं, तो हमने पहला टेस्ट ज़रा मुनासिब रखा। अब आते साथ ही हम टेस्ट इतना जालिम बना देते, जिस तरह का सवाल वो वाला जालिम था, तो आपने कहना था ये तो मेरे से होना ही नहीं कमती लॉ, मैं किधर आ गया। तो इसलिए पहला टेस्ट जो है ना, वो हम थोड़ा सा मुल्फ़ातुल कुलूब वाले कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलते हैं कि बच्चों पे एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए, उनको ये ना लगे कि बड़ा इम्पॉसिबल है। तो टेस्ट का लेवल इस पूरे चैप्टर में एक ही सवाल प्रॉपर टेक्निकल है, बाकी आप देखें तो वो काफ़ी हद तक आसान है। ये चैप्टर की जब पास पेपर की वीडियो आपके पास आएगी और जब आप पास पेपर्स देखेंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो इसलिए टेस्ट के अंदर एक सवाल थोड़ा सा टेक्निकल, ज़्यादा टेक्निकल नहीं, और बाकी तो बहुत ही सीधे से सवाल थे। 5 डिस्टिंग्विश फीचर्स आपने कंपनी के फिर बता दिए। अब आप कहेंगे सर हमें 3 बताते हैं, आप पूछते 5 है, ये बदतमीज़ी है, ये गलत बात है। तो फिर 5 कैसे पूरे किए? कंपनी में शेयर्स होते हैं, अब आम बिजनेसेस में शेयर्स नहीं होते भाई। वो तो एक पॉइंट था ना, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है। तो जैसे इन्होंने कहा कि कंपनी में शेयर होते हैं, तो ये भी एक मज़े की बात है। और मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग लोगों के हाथ में होती है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी तो एक कॉन्सेप्ट है ही है, लेकिन मैनेजमेंट अलग लोग कर रहे हैं, ओनरशिप अलग लोग कर रहे हैं। आपने कौन सा पॉइंट बीच में से निकाला? आपने कहा ना काट के उसके अंदर से। काफ़ी लिखे हैं, लेकिन मैं तो काफ़ी लिखे हैं, आपने 5 पूछे थे, मैं 11 लिख के आया हूँ। जो 5 आपको पसंद आ जाए आप उसको ले लीजिएगा। तो समटाइम ऐसा होता है कि सवाल इस तरह से आता है कि चूँकि कमती लॉ में ना आपने हमेशा ध्यान में रखना है, आपसे आपकी किताब के एम्बिट से बाहर से सवाल नहीं आ सकता। तो जो भी होगा ना, आपने समहाउ मोल्ड करके वहीं से जवाब देना होगा जो आपने पढ़ा है। कोई ऐसी बात नहीं पूछी जा सकती जो आपकी किताब ने आपको ना एक्सप्लेन की हो। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, जब भी आप एक टेस्ट कर रहे हो या आईकैप का एग्जाम कर रहे हो, तो सबसे पहले छोटी बारीक लाइनों वाले सवाल देखा करें। ये सीधे रटे वाले सवाल होते हैं। उसके बाद थोड़े से दरमियाने सवालों पे आया करें, और फिर बाद में जहाँ कोई किरदार हो, फलाना कंपनी, फलाना, जहाँ इस तरह के नाम हो, तो उनकी तरफ थोड़ा सा आगे आया करें। तो पेपर में आपको कई दफ़ा 35 से 40 मार्क्स का पूरा सिर्फ रट्टा मिल जाता है, और आप पहले 1 घंटे में वो 35-40 नंबर में से अपने 30+ पक्के करके बैठे हुए होते हैं। फिर अगले दोनों घंटे में आपने सिर्फ 10-10 नंबर इजाफी लेने होते हैं पास होने के लिए। तो जब भी टेस्ट करना है, जब भी पेपर करना है, पहले ये सीधे सवाल करने हैं, ये ठकाठक हो जाते हैं। आप देखेंगे कि अब ये जैसे बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर आपको आती हो तो लिखने में मिनट लगता है, और नहीं आती हो तो आप 2 घंटे तक सोचते रहे, नहीं पता लगता। तो आप क्या करते हैं, इन सीधे रटे वाले सवालों में से अपना मार्जिन निकालते हैं और फिर आते हैं टेक्निकल सवालों की तरफ। सवाल 3 तरह के होते हैं, मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है। बिजनेस लॉ में आप लोगों ने अक्सर वो तकरीर सुनी हुई है। कंपनी लॉ में तीसरी तरह का सवाल इतना रेलेवेंट नहीं है। यहाँ 2 तरह के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। एक सवाल होता है क्रैमिंग बेस्ड, और एक होता है सीम्स लॉजिकल, कि वो देखने में एक सिचुएशन सी होती है, लेकिन आपसे उसमें क्रैमिंग पूछी गई होती है। बहुत ही कम होता है कि एक तीसरी तरह का सवाल आए कि एक सिचुएशन दे के आपसे ओपिनियन लें कि बताओ इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और चीज़ किस तरह से होगी।
तो जो फुल क्रैमिंग वाला सवाल है उसको हमने सीधा सीधा जवाब देना होता है, कोई स्टार्टिंग नहीं, कोई सियाको सबाक नहीं, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। उन्होंने कहा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट लिखें, इवन हेडिंग भी ना दें चल जाएगा, सीधा सवाल सीधा जवाब। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा ऐसे हो टाइप 2, इस सवाल में टाइप 2 सवाल उस तरह से नहीं आया हुआ था। टाइप 2 सवाल जिसमें एक सिचुएशन बताई हुई है कंपनी की और आपसे कहा है बताओ फलाना चीज़ क्या होती है या कैसे होती है, तो वो अभी जब हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा उसको डिस्कस करते हुए इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता रहूँगा कि उस तरह के सवाल को करते हुए हमने शुरू का एक कैप्शन चेंज करना होता है, लाइन, नीचे चीज़ें वही लिखनी होती हैं। और ओपिनियन वाला सवाल आए तो आपको याद होगा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले लॉ बता दिया, फिर सिचुएशन को डिस्कस कर दिया और एंड पे अपना जवाब दे दिया। जैसे ऊपर वाला इस सवाल में उन्होंने तकरीबन ओपिनियन मांगे, बताओ वो उसका क्या लगता है, वो उसका क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हैं भाई लॉ में ये शर्तें हैं, इन दो में वो शर्त पूरी हो रही है, देयरफॉर होल्डिंग सब्सिडरी, इन दो में वो शर्त पूरी हो रही है, देयरफॉर होल्डिंग सब्सिडरी। तो बहरहाल बॉडी कॉर्पोरेट लिख दिया था फिर आपने, तीन चीज़ें शामिल हैं और दो चीज़ें शामिल नहीं हैं। पूरी डेफिनेशन नहीं याद तो आपने अगर सादा अल्फाज में भी लिख दिया तो आधे नंबर तक तो आप आराम से पहुंच जाते हैं। इससे ज़्यादा के लिए फिर डेफिनेशन में हूबहू अल्फाज चाहिए, बाकी जगह आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपने बताना है क्या ये करेक्ट है और आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। स्टेटमेंट क्या है, इन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू अमाउंट ओनर इज एबल टू पे। मगर गारंटी लिमिटेड कंपनी में मेंबर की उतनी लायबिलिटी होती है जितना वो दे सकता है। जुमला सही है? नहीं है। हम कहेंगे हम उसकी एबिलिटी की बात नहीं करते, हम गारंटी की बात करते हैं, उसने गारंटी कितनी की हुई है। तो आप पहले बताएंगे लॉ ये कहता है कि एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर उतनी अमाउंट के लिए पाबंद है जितनी उसने गारंटी दी हुई है। तो इन द गिवन सिचुएशन द वर्ड्स अमाउंट ओनर इज एबल टू पे आर नॉट करेक्ट, और मेंबर उधर तक लायबल है जहां तक उसने गारंटी अमाउंट अपने उसमें लिख दी है। जी जी, अगर लग रहा हो कि जी यहाँ पे थोड़ा लिखा है और इसके नंबर ज़्यादा हैं तो फिर आप क्या करें, तसल्ली से फिर पहले बता दें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में वो क्या होती है, लायबिलिटी आपका इतना होता है। फिर अगर उसमें कैपिटल भी ऐड हो जाए तो उसमें ये भी चीज़ ऐड हो जाती है। फिर कहें इस सिचुएशन में हमें कैपिटल का नहीं पता लग रहा, मतलब ये नहीं पता लग रहा शेयर कैपिटल है या नहीं है, तो इसमें अगर इसका नहीं है शेयर कैपिटल तो मेंबर यहाँ तक लायबल है, और अगर है तो यहाँ प्लस यहाँ तक लायबल है। इन सारी बातों की वजह से गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तकरीबन वही वाली बात हो गई। 3 स्टेप, पहले स्टेप में आपने लॉ बता दिया, दूसरे में इस पे तबसरा कर दिया, और तीसरे में सही है या गलत है ये बता दिया। डन। फिर आया पसंदीदा सवाल। एक पैराग्राफ दिया हुआ जिसमें बहुत सारे ताल्लुक आपस में बताए हैं, और एज पर कंपनीज एक्ट उन्होंने पूछा इसका इससे क्या रिश्ता है, इसका इससे क्या रिश्ता है, इसका इससे क्या रिश्ता है, और खामखा पहली जगह इत्तिसालात का स्टेटस क्या है ये पूछ लिया। सवाल पढ़ते हैं। पीटीसीएल टेलीफोन इंटरनेट सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है और इसके पास 100% शेयर्स हैं यूफोन के। लो जी, पीटीसीएल है, पीटीसीएल ने शेयर्स खरीदे हुए हैं 100%, किसके? यूफोन के। फिर क्या हुआ है? 2005 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि 88% शेयर होल्डर ऑफ पीटीसीएल उस वक्त थी, उसने 26% शेयर्स बेच दिए इत्तिसालात को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 88% शेयर्स रखती है पीटीसीएल के, उसने क्या किया, इत्तिसालात को 26% शेयर्स देती है। तो इसमें 26% शेयर्स किसके पास हैं? इत्तिसालात के पास। फिर क्या हुआ? और इत्तिसालात क्या है? अबू धाबी बेस्ड कंपनी, दूसरे मुल्क में मौजूद एक कंपनी है। थ्रू एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इत्तिसालात वाज गिवन द पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर टू गेट द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। इनको मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर मिल गई पीटीसीएल में एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। सबसे पहले कंपनीज एक्ट के मुताबिक आप बताएं कि इत्तिसालात का स्टेटस क्या है। अब जब नीचे इत्तिसालात और पीटीसीएल का ताल्लुक पूछा हुआ है तो ये ऊपर वाला सवाल कुछ और पूछना चाह रहा है। इत्तिसालात क्या है? फॉरेन कंपनी जो मुल्क से बाहर है लेकिन मुल्क में किसी ना किसी कंपनी के थ्रू कंट्रोल कर रही है।
तो आप इस कह सकते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, लेकिन ज़्यादा खूबसूरत बात होगी कि आप कहेंगे फॉरेन कंपनी है जो बाहर बैठ के पाकिस्तान में किसी कंपनी के थ्रू डीलिंग कर रही है। असल में जब उन्होंने कहा है कि इत्तसलात किया और खाली फॉरेन कंपनी लिख दें तो ऐसा लगेगा ICAP को शायद जैसे 7 वाले बच्चे की किताब वो आंसर शीट में से देख के लिखा है। यानी आपने एक एब्सोल्यूट जवाब भी देना है ना, तो उसकी कोई रीज़न ज़रूर बता देनी है। It is a foreign company as it is dealing in Pakistan, या as this is an Abu Dhabi based company which is dealing in Pakistan through PTCL। तो कोई ना कोई रीज़न दे के बताना है कि क्यों आप मानते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। 1 नंबर के लिए भी असल में बात यह है कि 1 नंबर के लिए क्या फॉरेन कंपनी 2 वर्ड्स लिख देना मुनासिब लग रहा है? जब मेरा इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रहा तो आपका इतना कम भी मुनासिब नहीं लग रहा, तो दरमियान में तो आए कहीं ना कहीं। फॉरेन कंपनी बिकॉज इट इज़ अबू धाबी बेस्ड, इतना लिख दें, चलो थोड़ा सा ज़रा बात हो जाएगा। इट इज़ अबू धाबी बेस्ड और कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज इन पाकिस्तान थ्रू PTCL, तो जवाब बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। तकरीबन आपने सारे मसाले पूरे कर दिए। तो कंपनी लॉ में एक चीज़ हमेशा कम और ज़्यादा में जब भी डाउट हो हमने क्या करना है, हमेशा ज़्यादा लिख देना है। चूँकि ICAP में सम टाइम ऐसा होता है कि नंबर कम होते हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। चूँकि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तो जब वो पेपर बनाने बैठते हैं तो उनको दिक्कत होती है, तो उनको नंबर्स डिवाइड करने होते हैं। तो छोटे छोटे से नंबर्स के बहुत सारे सवाल बने हुए होते हैं। अक्सर सवाल 3, 4, 5 नंबर के होते हैं औसतन, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो सारी बात बताएंगे जो आप जानते हैं। चलो स्टेटस हमें समझ आ गया, फॉरेन कंपनी है। PTCL और इत्तसलात का आपस में क्या रिलेशन है? इत्तसलात होल्डिंग है, PTCL सब्सिडरी है। यकीन माने आप लोगों में से अक्सर ने यही लिखा होगा, और जब हम पढ़ रहे होंगे तो आपने लिखते लिखते गलती से होल्डिंग सब्सिडरी उलट कर दिया होगा। तो लिखाई भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझ आने के बाद जज्बाती होकर लिख तो दिया, लेकिन देखना ज़रूर है कि इन दोनों में रिलेशन में ये होल्डिंग कहलाएगी और ये सब्सिडरी कहलाएगी। कैसे? आप कहेंगे अगर एक कंपनी के पास दूसरे की मेजॉरिटी अपॉइंट करने की पावर आ जाए तो वो होल्डिंग बन जाती है, दूसरी सब्सिडरी। इन दिस सिचुएशन इत्तसलात इज गिवन पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। तो आपने वो रीज़न दे के बताया कि ये होल्डिंग, और वरना अब इसका भी जवाब हो सकता था वो होल्डिंग है ये सब्सिडरी। तो वो कहते हैं ये मज़ा नहीं आया, ये होल्डिंग सब्सिडरी, मतलब फिर हमने इतनी सिचुएशन क्यों बनाई अगर आपने सिर्फ एक सीधा सा फीका सा जवाब देना था होल्डिंग सब्सिडरी। तो आप बताएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर की वजह से ये होल्डिंग है और ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी। ठीक है, उसके पास शेयर्स कम है, तो शेयर्स वाले रूल की वजह से वो होल्डिंग नहीं है। हमने 3 रूल पढ़े थे। अगर आपके पास आधे से ज़्यादा शेयर्स हों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दूसरा मेजॉरिटी को अपॉइंट करने की पावर आ जाए, तीसरा आपकी सब्सिडरी की कोई सब्सिडरी हो, तो इन 3 में से कोई भी एक तरीका आ गया तो दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाती है। तो इसमें से एक तरीका इस वक्त हो रहा है। इत्तसलात वॉज गिवन पावर टू अपॉइंट, तो इत्तसलात को इस PTCL कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर दे दी गई कॉन्ट्रैक्ट में। और इत्तसलात वाला इसलिए भी शेयर किया कि शायद मैंने प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा बताया हो कि ये क्या हुआ था, किस तरह से कहानी है, तो उसको न्यूमेरिकली बता दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। क्या इन दोनों का रिश्ता समझ आ गया? फिर कौन है? PTCL और PTCL ने 100% शेयर्स खरीदे हुए हैं यूफोन के। उस दिन होल्डिंग सब्सिडरी हम पढ़ रहे थे और पीछे सवालों में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो होल्डिंग सब्सिडरी का टॉपिक जहाँ ख़त्म होता है वहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन है, होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी में होता है कि एक कंपनी ने 100% शेयर्स खरीद लिए होते हैं दूसरी कंपनी के, लेकिन चूंकि उस डेफिनेशन को शायद ऑफिशियली हम बोर्ड पे नहीं देख सके थे लेक्चर क्लोज होने से पहले, तो ये एक्सपेक्ट करना कि आप 100% होली ओन्ड सब्सिडरी लिखेंगे वो सही नहीं है। अगर किसी ने लिखा होगा हम बड़ी खुशी से टिक लगा के नंबर दे देंगे, लेकिन अगर किसी ने सब्सिडरी भी लिख दिया होगा तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट हम उसे सही मान लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने वो वाला जुमला नहीं पढ़ा कि ये होली ओन्ड सब्सिडरी किसे कहते हैं। डन। तो इसका ऑफिशियल जवाब है होली ओन्ड सब्सिडरी, लेकिन आपने जवाब उतना देना था जितना हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने एक जगह पे कट ऑफ लगा के और कहा था कि अभी यहाँ तक का टेस्ट लेंगे। फिर PTCL और यूफोन का क्या रिश्ता है? ये तो हो गया। इत्तसलात और यूफोन, इत्तसलात तो ये खड़ी हुई, यूफोन इतनी दूर है, कोई एरो भी नहीं आ रहा। इसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी,
तो सब्सिडरी की सब्सिडरी, ठीक है, लेयर। या दूसरा रूल, जब एक कंपनी किसी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, और इनडायरेक्टली से मुराद अपनी सब्सिडरियों के थ्रू, तो ये वाली कंपनी ने अपनी सब्सिडरी के थ्रू आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गई। तो आप दो में से कोई भी लॉजिक दे दें, हम आपको नंबर दे देंगे। अगर आपने सब्सिडरी की सब्सिडरी बोल दिया तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप कहें कि ये इनडायरेक्टली अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके अपनी लेयर के साथ मिलके 50% से ज़्यादा शेयर्स अगर खरीद लिए, तो ये वाली कंपनी ऑटोमेटिकली पहली वाली कंपनी की क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी। तो प्रैक्टिस हुई थी आपकी एक तगड़े सवाल पे, जिसमें बहुत सारे होल्डिंग सब्सिडरी वाले मामला थे, लेकिन हमने टेस्ट में थोड़ा सा आसान सवाल, वही वाली बात मुलफातुल कुलूब वाली, कि पहला टेस्ट है, एकदम से आपको इतना परेशान नहीं कर देना कि आपका दुनिया से एतबार ही उठ जाए। क्योंकि इस चैप्टर में से आज तक आई कि अपने एक अकेला ही वही वाहिद टेक्निकल सवाल पूछो और हम उसकी बेस पे उसी तरह का उससे जालिम सवाल बना दें, तो फिर वो आई की आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आई के इस चैप्टर में ज़्यादातर क्रैमिंग बेस्ड रहा है। एक दफ़ा मूड में था, उसने सवाल बना दिया, खुद ही शर्मिंदा हो गया। आप उसके एग्जामिनर कमेंट अगर नज़र आए या वो कुछ और, तो उसमें देखिए कि फिर आई के अपने किन जज्बात का इजहार किया होता है इस तरह के सवालों में। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? अब सवाल ये कि हमने सिर्फ ये देखा है, एमसीक्यू तो इससे भी छोटे होते हैं। एमसीक्यू में क्या होगा, एमसीक्यू आप करेंगे, आपने कोई जवाब लगाए, फिर जब आपको आपका आंसर स्क्रिप्ट चेक हुआ मिलेगा और आप सोल्यूशन देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल आपने ए टिक किया था और वहाँ बी लिखा हुआ है, तो आप तड़प जाएंगे फ़ौरन से। तो ऐसे में अपने आसपास वाले एक आध बच्चे से पूछें कि तुम्हारा भी गलत है, तो कहेगा नहीं मैंने तो ए पे टिक लगाया था। तो उससे पूछें तुमने ए पे क्यों टिक लगाया था, मैंने तो बी पे टिक लगाया है। तो हो सकता है साथ वाला बच्चा बताए देखो ये इस तरह से सोचो। तो अगर आप डिसएग्री कर रहे हो हमारे सोल्यूशन से, तो एक दफ़ा अपने इर्द गिर्द ज़रा थोड़ी सी लोगों से राय ले लेनी है। अगर 5-6 बंदे सारे परेशान हैं कि इसका बी किस तरह से जवाब हो गया और एक डिबेट चल रही है, तो वेरी नेक्स्ट डे जब आप 4-5 लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे कहेंगे सर आप लोगों ने जो सोल्यूशन शेयर किया है उसमें बी पे टिक हुआ है, हम सबका मानना है कि ए, तो हमें ज़रा एक दफ़ा स्क्रीन पे दिखा दें कि उस सवाल में क्या सोचने वाली बात थी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से तो हमें एक असेसमेंट हो जाती है, लेकिन आप एमसीक्यू 1000 भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो पेपर में 1001वां किस्म का एमसीक्यू आ सकता है। तो एमसीक्यू को हर दफ़ा बार बार डिस्कस करने से ऐसा नहीं होता कि अभी एमसीक्यू डिस्कस कर लिए, हमने चैप्टर के 100 एमसीक्यू डिस्कस कर लिया, पेपर उन्हीं में से आएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर हमने पेपर्स के सारे सवाल देख लिए, तो आप देखिएगा पास पेपर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो एमसीक्यू पे हम इतना ध्यान नहीं देंगे यहाँ, लेकिन जब आपको क्लैश होगा, कन्फ्यूजन होगी और सब में इख्तलाफ राय होगा, तो ज़रूर उसको सरफेस पे लेके आएंगे और हम कहेंगे इसका ये जवाब बनता था। डन। तो ये थी हमारी टेस्ट की डिस्कशन, साथ साथ थोड़ा सा ड्राफ्टिंग के ऊपर भी बताता रहा। इसका मतलब है हर दफ़ा जब टेस्ट होगा अगले दिन मैं इसी तरह से सवाल बाय सवाल डिस्कशन करूंगा। और पहला टेस्ट था थोड़ा आसान था, तो आगे जाके थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ भी आएंगी, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वाले को यूँ लिखना था, अगर पहले ये लिख देते फिर ये लिख देते ये लिख देते तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता। तो क्वेश्चन में कहाँ होता है जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो अगर हम 6 लिखते हैं जी, अगर एक सवाल में खास तौर पे उन्होंने कहा है 5, 4 या इस तरह से करके, और ये देखें बोल्ड भी हुआ हुआ है। समटाइम ऐसा होता है कि आई कैप 5 लिख देता था, 3 लिख देता था और बच्चे एहतराम नहीं करते थे। उसके बाद आई कैप ने तंग आके बोल्ड करना शुरू कर दिया, लिस्ट एनी 10 कंटेंट, लिस्ट एनी 7 थिंग्स। जब वो इस तरह से लिखें और उसको बोल्ड करें, तो कम से कम वहाँ तक तो ज़रूर पहुँचें। आप 5 से ऊपर लिख देंगे तो आई कैप को उलझन होगी। आपने 6 फीचर लिख दिए, वो 5 तक जाएंगे और नीचे देखेंगे नहीं और सोचेंगे कि इस बच्चे को क्यों नहीं नज़र आया कि हमने बोल्ड भी किया हुआ था 5 को। सर अगर उन 5 में से एक गलत हो, अब अगर उन 5 में से गलत हो तो आपने तो लिखे ही 5 हैं, कहाँ लिखे हैं? नहीं ना, आपने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। एग्जामिनर यहाँ आया, उसने कहा ओह मैंने 5 कहा था, यार अजीब पागल आदमी है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक पढ़ लेता हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। अच्छा 3/5 नंबर आगे चलता हूँ। वो क्यों दिमाग ख़राब करेगा यहाँ, ये तो उसने मांगा ही नहीं था। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ईगोज़ ही बड़ी है उनकी, टाइम ही नहीं है उनके पास। तो वो ज़रूर सबक देना चाहेगा एक ऐसे बच्चे को जिसको 5 कम या ज़्यादा में जब डाउट हो, डाउट 5 और बोल्ड हुआ हुआ। डाउट होता है जहाँ कोई चीज़ एब्सोल्युटली नहीं लिखी हुई, जहाँ इतना जोर दे के उन्होंने कहा भाईजान सिर्फ 5, या लिखा हो डिफाइन
अब अगर इतना क्लियर कट डिफाइन बोल दिया तो अब नीचे तशरीह करके 5 एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिस्कस ब्रीफली लिखा हुआ है, आप परेशान हो गए, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं ज़्यादा लिखना चाह रहा हूँ, पता नहीं वो कितना कम कह रहे हैं। अलग अलग वर्ड्स हैं, चूँकि आज पहला टेस्ट डिस्कस हो रहा है तो टाइप 1 2 3 पे तो हमने डिस्कस किए। चंद वर्ड ज़रूर जहन में रख लें। लिस्ट डाउन फलाना। लिस्ट का मतलब है आपने सिर्फ उनके नाम लिख देने जो वो मांग रहे हैं आपसे। अगर जो वो मांग रहे हैं वो एक फीचर है जो एक लाइन में एक्सप्लेन होता है तो लाइन लिख दें। अगर जो वो मांग रहे हैं, या कहते हैं लिस्ट डाउन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, तो आपको पता है लिमिटेड बाय शेयर है, बाय गारंटी और अनलिमिटेड है, तो सिर्फ नाम दे दें। अगर वो लिस्ट कहें या कहें आइडेंटिफाई, इसका हमेशा पता क्या मतलब होगा, सिर्फ बस नाम लिख देना है, ना तशरीह करनी है, ना डिटेल में जाना है, ना एग्जाम्पल देनी है, ना तबसरा करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम दे देना है। इससे ऊपर का लेवल होता है वो कहते हैं डिस्कस ब्रीफली। डिस्कस तो करो लेकिन ज़रा ज़्यादा डिटेल में मत जाना, ब्रीफ टू द पॉइंट रहते हुए डिस्कशन कर दो। तो आपने छोटी सी डिस्क्रिप्शन, यानी कि फिर अब लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं बनाने, 1.5 2 2.5 लाइन की आपने डिस्क्रिप्शन दे दी उस चीज़ की। वो कहते हैं एक्सप्लेन। इसका मतलब खोल के खेलें, जितना वजाहत देना चाहते हैं वजाहत दे दें। अगर आपको लगता है कि मुझे नंबर लेने के लिए लड़ना है तो आप लड़ें, एक एक बात को लिखें। एक और लफ्ज़ जो यहाँ कम होता है, इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है ये वाली बात मुझे मिसाल दे के समझाओ, एग्जाम्पल दे के समझाओ। कमती लॉ में वर्ड इलस्ट्रेट ना होने के बराबर नज़र आता है। फिर एक तकलीफ दे चीज़ आती है हमारे पास, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब मैं बड़ा तड़प जाता हूँ इस पर। बहुत ही इख्तसार के साथ कंप्रीहेंसिव जामे डिटेल में बताएं। एक्सप्लेन ब्रीफली। तो एक्सप्लेन ब्रीफली इज इक्वल टू डिस्कस। एक्सप्लेन बड़ा वर्ड है, खोल के खेलना था, ब्रीफली छोटा वर्ड है, टू द पॉइंट लिखना है। एक्सप्लेन ब्रीफली का मतलब है उतना भी नहीं एक्सप्लेन करना और उतना ब्रीफ भी नहीं रखना। तो डिस्कस अगर लिख देते तो इसका एग्जैक्टली वही मतलब होता है जो एक्सप्लेन ब्रीफली का है। समटाइम लिखा होगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ कंपनी। 3 फीचर्स की उन्हें आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए और उन 3 फीचर्स की डिटेल भी चाहिए। इसका मतलब है वो चाहते हैं कि आप 3 हेडिंग्स दें जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाएं और उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दें। तो अगर कहीं पे भी आए ना आइडेंटिफाई एंड डिस्कस, तो अब डिस्कस का वही मतलब है जो आपको पता है, एक्सप्लेन का वही मतलब है जो आपको पता है, आइडेंटिफाई का मतलब अब आपको हेडिंग्स दे के बात करनी है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 फीचर, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फलाना। तो जितना वो कहेंगे आपने उनके नाम लिख देने हैं हेडिंग्स बना के, और उसके नीचे उतनी वजाहत लिख देनी है जो कीवर्ड आपको बता रहा है। एक्सप्लेन बड़ा वर्ड है, डिस्कस छोटा वर्ड है, डिस्कस ब्रीफली बहुत छोटा वर्ड है, एक्सप्लेन ब्रीफली और डिस्कस तकरीबन बराबर वर्ड्स हैं। डन। तो कोशिश ये करना है कि इस तरह से, और खाली आइडेंटिफाई या लिस्ट का हमेशा मतलब सिर्फ एक टू द पॉइंट, आपने बस लिस्ट छोटी सी छोटे छोटे कीवर्ड से भी बात बन जाए तो बस देते जाएं और आगे निकल जाए। खाली राइट लिखा हो जी, खाली राइट लिखा हो सिर्फ। अगर खाली राइट लिखा हुआ है, वो कहें राइट डाउन, तो तकरीबन राइट डाउन भी इसी में ही आएगा। तो ये चंद कीवर्ड्स हैं। फिर क्या होगा, जब आप एक चैप्टर ख़त्म होगा, पास पेपर देखेंगे तो आपको समझ आएगा, मिजाज समझ आएगा, और मिजाज समझ आने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि उनको रट्टे वाले सवाल पूछने का तो शौक़ है ही है, थोड़ा सा घूम के रट्टे वाले सवाल पूछने का एक अलग मज़ा है। एक सवाल टिपिकली नज़र आएगा, सी लॉ में सबसे ज़्यादा सवाल वो नज़र आता है जो देखने में इतना मोटा सा होता है बट रट्टा पूछा होता है।
मैंने अगर आपसे पूछना है ना होल्डिंग सब्सिडरी किसे कहते हैं, तो मैं एक सवाल बना के पूछूंगा, बताएं वो क्या शर्तें हैं जिसमें एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग बन सकती है, या बताएं वो क्या शर्तें हैं जिसमें एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी बन जाती है। ये सीधा टाइप 1 सवाल। इस सवाल को एग्जामिनर कभी कभी घुमा के पूछेगा। एक कंपनी है, वो कंपनी अक्सर इन्वेस्टमेंट्स करती रहती है बहुत सारी जगह पे, वो कंपनी बड़ी परेशान है, आप कंपनियों के एडवाइज़र हैं, वो आपके पास आई है, वो ये चाहती है कि वो बहुत सारी कंपनियों को कंट्रोल करे। उसने सुना है कि बहुत सारी कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए उनको अपनी सब्सिडरी बनाना ज़रूरी होता है, तो ये कंपनी आपसे एडवाइस मांगती है, आप इस कंपनी को बताओ कि किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के क्या तरीके हैं। पूरा माहौल बनाया होगा, गोल गोल घुमाते रहेंगे आपको, और एंड पे पूछा प्योर रट्टा होगा। अब चूंकि उन्होंने सिनेरियो बनाया है, लिखना तो रट्टा है, यानी कि अगर टाइप 1 सवाल होता हो वो कहते हैं होल्डिंग सब्सिडरी की शर्तें बता दो, आप ठा शर्तें बता के निकल जाते हैं। अब ये टाइप 2 सवाल है, बतानी इधर भी होल्डिंग सब्सिडरी की शर्तें हैं। अच्छा, उस वक्त दिल कर रहा होता है, सवाल देखती है ना, जैसे याद आ रहा होता है, बंदा कहता है मैं जल्दी से लिख दूँ भूल ना जाए, तो आपने क्या करना है, शुरू में 2 लाइंस का गैप ले लेना है और यहाँ अपना रट्टा पेस्ट कर देना है। रट्टा पेस्ट कर दिया, अगर दूसरे के मोर देन 50% ज़्यादा शेयर्स खरीद लें, अगर दूसरे के डायरेक्टर्स का कंट्रोल आ जाए, या सब्सिडरी के सब्सिडरी वाले तरीके से लिख दिया। अब चूंकि उन्होंने सवाल में सिनेरियो बनाया है तो उनका एहतराम भी करना है, बेचारों ने किरदार बीच में ऐड किए थे कि मुतकब्बिर जो एसोसिएट्स लिमिटेड जो है वो आपके पास आई थी और वो आपसे पूछ रही थी कि बताओ क्या करें, तो आप कहेंगे, या आप उनको वो करें एडवाइस दें, तो आप लिखेंगे वी विल एडवाइस मुतकब्बिर कंपनी दैट फॉलोइंग आर द मेथड जिससे एक कंपनी सब्सिडरी बन सकती है आपकी। और ये लैंग्वेज सवाल के बीच में से आपको मिलेगी। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको एक पास पेपर डिस्कशन की वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने सवाल बाय सवाल, रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट आके एक्सप्लेन किया है कि इस सवाल को यूँ इंटरप्रेट करना है, ये टाइप 1 सवाल है, ये टाइप 2 सवाल है, ये टाइप 3। टाइप 3 सवाल हैं बी लॉ टाइप के, सिचुएशन देके आपसे ओपिनियन मांग लिया, बताओ तुम लोग क्या कहते हो। तो उन सारे सवालों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हुआ है। तो एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपने क्या करना है, पहले खुद से पास पेपर्स में जाते हैं देखना है, उन सवालों को देखना है और सोचना है कि इसका क्या सलूशन हो सकता है आपकी नॉलेज के मुताबिक। फिर जिस सवाल पे अटके उसके सलूशन को देखना है। सलूशन से भी बात नहीं समझ आई तो वो वीडियो अपलोड हुई होगी, फिर वो वीडियो देख लेनी है। बीइंग अ टीचर मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है कि मैं आपको पढ़ाऊँ और अगले दिन मैं आपको वीडियो पे दे दूँ, लेकिन बीइंग अ टीचर मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मुझे वीडियो देनी पड़ती है। क्या वीडियो बनाने में या क्लास में बताने में कोई दिक्कत है? नहीं, आपकी लर्निंग ख़त्म हो जाती है। वो जो ये ऑनलाइन पे देख रहे होते हैं वो क्या करते हैं, एक वीडियो ख़त्म हो गई, दूसरी वीडियो ख़त्म हो गई, मज़े से बैठे हुए, जूस भी चल रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम था तो उन्होंने कहा चलो तीसरी वीडियो भी देख लेते हैं। तीसरी वीडियो वो वैसी पास पेपर वाली, वो तो शूटम शूट जा रही है, उसको और 1.5 पे किया, चलो वो भी ख़त्म हो गई, टिक लगा के उठेंगे, चैप्टर भी ख़त्म हो गया, पास पेपर भी ख़त्म हो गए। वो जो लर्निंग थी वो तबाह हो जाएगी। आइडियली चैप्टर ख़त्म हुए, पास पेपर की वीडियो नज़र आ रही है, नहीं छेड़ना उसे। पहले सवाल उठा के अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक ज़रूर करना है, अपने आप को असेस ज़रूर करना है। ज़बानी असेस करना है पास पेपर्स को देख के, लिखाई में असेस करना है हर वीकली टेस्ट के अंदर। तो सीलो आसान ज़रूर है, लेकिन इसका भी कोई फ्रेमवर्क है, इसको समझना भी है, इसको याद भी करना और इसकी लिखाई भी करके देखनी है कि हमारी लिखाई कैसी हो रही है। डन जी सर, ये जो आपने तीसरा और 5वां पॉइंट रॉन्ग किया है, ठीक है, इसमें अगर 2 पॉइंट एक ही पॉइंट में लिखते हैं तो एक गलत हो गया, दूसरा ठीक कर सकते हैं जी। जैसे तीसरा और 5वां रॉन्ग किया, इन्होंने कहा अगर एक में ही 2 लिख दें, ये डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन पे। उन्होंने 5 का है तो हो सकता है आपने यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा हो, तो फिर उन्हें समझ आ जाएगा कि 2 के अंदर जितनी मर्जी कीड़ी काढ़े लगे हुए हो नीचे, वो एक ही पॉइंट है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पॉइंट ज़्यादा लिख रहा हूँ, कुछ गलत हो जाए कुछ कम, तो बेहतर ये है कि आप इस तरह के सितारे बना दें पॉइंट्स के साथ, उसके अंदर छोटे छोटे बुलेट्स भी बना दें और उसके ऊपर छोड़ दें और दुआ करें अल्लाह से उसे तरस आ जाए। उसे तरस आएगा कब? अगर 40 से ऊपर आप पहुँच गए तो। आप सब लोगों के पेपर्स पे एक मॉडरेशन का अमल होता है, जो 40 क्रॉस कर गया होता है कि अब उनके पेपर्स को दोबारा से देखता है, और हर वो जगह जहाँ थोड़ा सा इस वजह से नंबर काटे थे गुस्से में आके या कहीं और, तो उसमें देखते हैं उस बच्चे के पास मार्जिन है पास होने का, उसको एक आध इजाफी नंबर दे देते हैं। क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि कुछ इतने बच्चे पास हो जाएं कि लोग ये ना कहें कि अब तो बड़ा जालिम है।
वरना इतने अच्छी परसेंटेजेस जो मैट्रिक के इम्तिहानों में नहीं आती, 5वीं के इम्तिहान में नहीं आती, सीए में कैसे आ रही है? और आपकी नज़र में जालिम इंस्टीट्यूट। तो ऐसा नहीं है, 40 से ऊपर इसको कहते हैं ऑफिशियली इनकी ज़बान में मॉडरेशन। मॉडरेशन इज़ अ स्टेप जिससे वो बच्चों के पेपर्स को मॉडरेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनमें से कितनों को हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। आपकी चेकिंग एक हफ्ते में हो जाती है बस। बाकी सब ये एहतियाती हैं चीज़ें, स्कैन होना, उनका पहुंचना, डेटाबेस मेंटेन करना, उसकी एक्यूरेट तस्वीर बनना, उसके ऊपर सारी वर्किंग होना, एंड उसमें से 40+ वालों की मॉडरेशन। जो 40+ पे उसको धक्के देते बस उन्होंने क्रॉस करवानी है, सीमा क्रॉस करानी है 50 की। वो 49 पे भी आ जाए तो तरस आ जाता है, कहते हैं यार चल जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। उसे उस धक्का मारा, वो लाइन के उस तरफ चला गया। कितनी मज़े की बात है कि मैं कह रहा हूँ 49 वाला पास हो जाता है और आप इजी होके बैठे हैं कि हाँ सर सही कह रहे हैं। अगर जिसको लग रहा है कि गलत कह रहे हैं तो वो मुझे ऐसा को बचा ला के दिखा दे जो 49 पे फेल हुआ हो कैफ के एग्ज़ाम में। मैं पिछले कई साल से ढूंढ रहा हूँ, बोला बहुत सारे लोगों ने, दिखा नहीं सके। मेरी सिर्फ एक शर्त होती है कि मुझे अपना यूज़र ने पासवर्ड बताओ, मैं लॉगिन करके अपनी आंखों से देख लूँ बस। कहते मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दूँगा। भाई मैसेज में तो कुछ भी हो सकता है, लेटर गलत बन सकते हैं, तस्वीर गलत बन सकती है, स्क्रीनशॉट गलत हो सकती है। मैं अपनी आंखों से लॉगिन करके देख लूँगा, मेरे दिल को तसल्ली आ जाएगी। तो सोचें 49 पे भी वो फेल नहीं करते, 49 वाले को भी पास कर देते हैं। 48 पे श्योरली फेल कर देते हैं, क्योंकि 48 वाले के 48 नहीं थे, ये 42 थे, जिसको बड़ा धक्का मारा उन्होंने। बड़ी कोशिश की कि ये शायद किसी तरह क्रॉस कर ले। एक टाइम पे ना उनकी भी बस हो गई, उन्होंने हाथ खड़े करके कह दिया भाईजान ये अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमने जो है ना वो बड़ा अच्छी तरह से सारे साबुन लगा के अच्छी तरह से मैल साफ़ कर लिया। और बच्चा ही अफ्रीकन है, ठीक है, उसका जितना भी मुंह धुला देंगे, उन्हें उतना ही गंदा ही लगना है, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो मतलब उतना अच्छा नहीं किया उसने पेपर। तो अब आप एक ख़ास लेवल तक भी वो साबुन से मिट्टी साफ़ कर सकते हैं ना। तो ठीक है जी, मेरे ख्याल में अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आखिरी दिन कुछ पढ़ा हमने पढ़ा होल्डिंग, सब्सिडरी और उसकी साइंस। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन तो बहुत मज़ेदार है ना, केबला कुछ कहना चाहते हैं? टाइप 2 के क्वेश्चन में वो ऐसे कर सकते हैं कि सिनेरियो बना के दे दे और एंड में पूछ ले कि राइट दिस, यानी कि टाइम ज़्यादा करने के लिए उसने। जी बिल्कुल ऐसी है। सिनेरियो बनाने के बाद हो सकता है वो कहे राइट दिस, इवन देन हमने उसका एहतराम करना है, हमने रेफ़र ज़रूर करना है उस सिनेरियो को। उसने इतनी बड़ी सिचुएशन बनाई और अब हम ठा करके सीधा रट्टे वाला जवाब दे दें तो वो कहेगा बच्चे ने ध्यान ही नहीं किया, मैं तो सिचुएशन के मुताबिक पूछा है। तो अब सिचुएशन के मुताबिक जवाब तो डेफिनेशन वही रहेगी। तो आप कहेंगे या मखदूम एसोसिएट, इन 3 शर्तों से होल्डिंग बन सकती है या सब्सिडरी बन सकती है। तो फिर उन सवाल में से ना किसी किरदार को उठा के जिसके बारे में आपने कुछ बताना है उसका जिक्र करना होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो चैप्टर ख़त्म होगा तो वो वाली वीडियो जो है ना उससे आपको बहुत ज़्यादा छोटी सी गाइडेंस मिलेगी कि मैं उसको किस तरह से बता रहा हूँ कि हमने उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। जी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग तो हमें समझ आ गई। होल्डिंग उसे कहते हैं जो किसी न किसी की, जिसकी कोई ना कोई सब्सिडरी हो, वो होल्डिंग कहलाती है। सब्सिडरी कंपनी 2 डायरेक्ट तरीके हैं और एक थोड़ा सा घुमा हुआ तरीका है। 2 डायरेक्ट तरीके क्या हैं? आधे से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर या रिमूव करने का इख्तियार आ जाए। होल्डिंग 50% से ज़्यादा आपके पास खुद या थ्रू आपकी लेयर्स, आपके पास अगर होल्डिंग आ जाए तो। और तीसरा तरीका क्या है? सब्सिडरी ऑटोमेटिकली हमारी सब्सिडरी भी बन जाएगी। डायरेक्टर की कंपोजिशन कंट्रोल करने का मतलब समझ आया? अगर आप मेजॉरिटी उनके डायरेक्टर्स को अपॉइंट वगैरह कर सकते हो। कोई कन्फ्यूजन जितनी भी हमने डिस्कशन की है उसमें? सर मेरे 3 सवाल हैं। 3 सवाल हैं, बताइए एक एक करके। होल्डिंग और सब्सिडरी की बेसिस क्या है? इनकी जो डिवीजन हमने की इनकी बेसिस क्या है? हम जो डिवीजन कर रहे हैं होल्डिंग सब्सिडरी की, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हम जान सकें कि कौन सी कंपनी किसको कंट्रोल कर रही है। कल को अगर एक कंपनी कहे कि हमने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, जबकि फ्रॉड किसने किया होगा? सब्सिडरी कंपनी ने। और सब्सिडरी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो लॉ कहे नहीं भाई ये होल्डिंग के अंडर आती है, तो इसने जो किया होगा किसके कहने पे किया होगा? होल्डिंग। वरना क्या होगा? लोग मजाक करेंगे। मैं अपनी एक कंपनी बनाऊंगा, एक और कंपनी बनाऊंगा जिसको उसकी सब्सिडरी बना दूंगा, और एक और कंपनी बनाऊंगा जो सब्सिडरी की सब्सिडरी होगी।
वो वाली कंपनी फ्रॉड करेगी। तो दुनिया अब जानना चाहेगी कि आब्दी साहब ने फ्रॉड किया है या किसी एक कॉर्पोरेट पर्सन ने फ्रॉड किया है। तो चूंकि सबसे नीचे वाली कंपनी ने अपने से ऊपर वाली कंपनी के कहने पे किया होगा और वो वाली कंपनी मेरे कहने पे चल रही होगी, तो टेक्निकली उसकी वो हरकत मुझसे एसोसिएट हो जाएगी। तो इसलिए हम होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन करते हैं कि हमें फैमिली समझ आ सके। इंसान में तो रिश्तेदार समझ आता है ना कि जी फलाना के बेटे ने ऐसा किया, तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, वो उसने अपने बाप के कहने पे किया होगा, या उस फैमिली की हमारी फैमिली से लड़ाई है इस वजह से ऐसा हुआ। तो कंपनियों में ख़ानदान नहीं होते। तो होल्डिंग सब्सिडरी से ये पता लग जाएगा कि कौन कंट्रोल कर रहा है और कौन कंट्रोल हो रहा है। लेकिन ये हमेशा भी तो नहीं होता। ये हमेशा नहीं होता। हो सकता है 2 महीने होल्डिंग आप रहे हो किसी की, बाद में ना रहे हो, तो हम उस 2 महीने के दौरान होने वाली हरकतों पे ये ज़रूर अज्यूम करेंगे कि ये होल्डिंग कंपनी के कहने पे हुआ होगा। इसकी बेस कंट्रोल है। इसकी बेस बेसिकली कंट्रोल है। इसकी बेस ये है कि कौन चला रहा है निज़ाम को। तभी तो हम कहते हैं ना कि जी वो जी KFC का बाइकआउट कर दें, जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दें। क्यों? क्योंकि बाहर से बैठी यहूदी कंपनी इनको चला रही है। तो जब इसकी ओनरशिप देखें, स्ट्रक्चर देखें और सिस्टम देखें, तो फिर पता लग जाता है कि इनमें से कौन बाहर से कंट्रोल हो रहा है, कौन कंट्रोल नहीं हो रहा। जैसे पेप्सी गुजरांवाला में बन रही है, रियाज बॉटलर्स और इस तरह के बहुत सारे और कंपनी वाले बना रहे हैं, और उनको बताया हुआ है कि पाकिस्तान में तो पेप्सी बिकती नहीं है। अपना लिक्विड, अपना इंग्रेडिएंट, उनके साथ सिर्फ ये नाम हुआ है कि जी आपका नाम हम इस्तेमाल करेंगे। उनका ठीक है, नाम हमारा इस्तेमाल करना, लिक्विड हमसे ख़रीदना, फिर जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर का बेसिक वो है। कहते हैं ठीक है जी आपसे खरीदेंगे, फिर कहते हैं यहाँ तो हालात ही बड़े पतले, उनसे थोड़ा सा खरीदते हैं, बाकी सारा खुद बनाते हैं और चला देते हैं। तो हर शहर की पेप्सी का टेस्ट फ़र्क है। तो हम तो माशाल्लाह इस काम में बेईमानी करके पहली दफ़ा बहैसियत कौम खुशी होती है कि हमने बेईमानी की, कि कंपनियां यहूदियों की होनी चाहिए थी, कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो है ना उसके अंदर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का पहिया चल रहा है और यहूदियों को कुछ नहीं मिल रहा। तो होता ये है कि फिर लोग इस तरह के स्ट्रक्चर से समझते हैं कि भाई पेप्सी क्या है, क्या वो सब्सिडरी है, क्या वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्या वो एक अलग कंपनी है, क्या वो एक फ़ॉरेन कंपनी कहलाएगी। उससे फिर लोगों को पता लग जाता है कि वो कहाँ से आ रही है, उसका क्या मिजाज है। और क्या सवाल था? सब्सिडरी में जो शेयर्स की बात की है, उधर कंट्रोल और एक्सरसाइज लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, या कंट्रोल करते हो या एक्सरसाइज करते हो। भाई या तो कंट्रोल खुद कर रहे होंगे, आपके अंडर है, या किसी से कहते होंगे यार उसको ऐसे करना। अमेरिका हमें डायरेक्ट कह दे कि ऐसे करो, या दुबई से कहे यार वो पाकिस्तान अजीब हरकतें कर रहा है, उसे समझाओ तो सही। तो अगर दुबई अमेरिका की सुनता हो और पाकिस्तान दुबई की सुनता हो, तो ये कंट्रोल घुमा के एक्सरसाइज कर लिया। और एक ये है कि डायरेक्टली हमें कह दिया यार क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो। हम तो इतनी गुलाम कौम है, हमारे पास एग्जांपल्स ही पड़ी हैं। जी तीसरा सवाल क्या था? तो ये इधर लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड द लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मीन इट्स सब्सिडरी और सब्सिडी। जी बिल्कुल। असल में उन्होंने बताया कि कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, लेयर इस्तेमाल हुआ है। लेयर का मतलब होगा आपकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज। आधा सेंटेंस समझ आ गया नीचे से। लेयर कह रहे हैं, लेयर कैसे कहेंगे? सब्सिडरी या सब्सिडरीज को। अच्छा, कंपनी उन्होंने कहा हमने समझाया तो कंपनी है, लेकिन आप इसको हर बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर कर सकते हैं। जी अगर मैं कह रहा हूँ होल्डिंग और सब्सिडरी, तो इसका क्या मतलब होगा कि होल्डिंग कंपनी, मैं आपको बता रहा हूँ होल्डिंग कंपनी। अब आप कहें सर बैंकिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी कैसे बन सकती है? वो तो कंपनी नहीं है। कंपनी कैसे कहते हैं? जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है। तो उन्होंने कहा यहाँ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट के तनाजुर में भी काम करेगी, यानी बैंक ने भी अगर होल्डिंग कंपनी बनना है तो इसी तरीके से बनेगा। ये बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा लफ्ज़ है, बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा वर्ड है, इसमें सारी तरह की आ जाती हैं। तो वो कह रही हैं यहाँ हमने बोला तो कंपनी है, लिखा तो कंपनी है, लेकिन आपने महसूस बॉडी कॉर्पोरेट करना है। कंपनी यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट के लिए भी काम करेगा। तो बजाय इसके कि वो जगह जगह बॉडी कॉर्पोरेट लिख देते, उन्होंने हर जगह कंपनी कंपनी लिख लिख के समझा दिया और एंड पे कह दिया यहाँ इस वाले सेक्शन में ना इस कंपनी से मुराद बॉडी कॉर्पोरेट भी ले लेना आप लोग। ये जो जुमला लिखा हुआ है एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड एंड एक्सप्रेशन, हाँ एक्सप्रेशन कंपनी, यहाँ जो एक्सप्रेशन कंपनी है इंक्लूड्स, इसमें यहाँ शामिल है, क्या शामिल है? बॉडी कॉर्पोरेट्स, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। हाँ, अब इधर कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी शामिल है, वरना कंपनी के नॉर्मल मतलब तो हमें पता है। तो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कंपनी का लफ्ज़ हमने बॉडी कॉर्पोरेट के लिए भी इस्तेमाल कर डाला, यानी बजाय इसके कि हम दो डेफिनेशन देते, होल्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं और होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, उन्होंने होल्डिंग कंपनी समझा दिया और कह दिया यहाँ कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी समझो शामिल है। तो ये लॉ के अपने डिस्क्लेमर होते हैं जिसमें लॉ अपने आप को ज़रा सीधा कर रहा होता है कि भाई यहाँ मेरा क्या मुराद था, यहाँ क्या मुराद थी।
तो इसका मतलब ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ये होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की भी है और होल्डिंग सब्सिडरी कॉरपोरेट या बॉडी कॉरपोरेट की भी है। सर ये हमने जो बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा उसमें कंपनी आई, फिर फॉरेन कंपनी आई। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन इधर मेन बॉडी कॉर्पोरेट क्या है कि हाँ, के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट है, वो बताना ये चाह रहा है, कुछ है वो यही बताना चाह रहा है कि कंपनी हमेशा एक छोटी चीज़ होती है, बॉडी कॉर्पोरेट हमेशा बड़ी होती है। उसने कहा यहाँ कंपनी से मुराद ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे बातें करते करते कहूँ हाँ भाई कुछ बच्चों के ये मसले थे, कुछ बच्चों के ये मसले थे, कुछ बच्चों के ये मसले थे, कुछ बच्चों के ये मसले थे। एकदम से देखूँ तो क्लास में तो ख़वातीन भी हों, तो मैं कहूँगा यहाँ बच्चों से मुराद दोनों जेंडर्स के लोग हैं, वरना लड़कों के लिए बच्चे और लड़कों के लिए बच्ची इस्तेमाल होगा। तो जब मैं बच्चे कह रहा हूँ तो मैंने बच्चे में दोनों को कवर कर दिया, तो हो सकता है मैं इसकी वजाहत देना चाहूँ। कानून ने लफ्ज़ कंपनी से सारा बताते गए ख्याल आया कि ओहो इसमें तो हमने उनका भी जिक्र कर दिया है जो कंपनी नहीं है। तो इस सेक्शन में, सिर्फ इस सेक्शन में कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, वरना कंपनी छोटी चीज़ है और बॉडी कॉर्पोरेट बड़ी चीज़ है। लेकिन इस वाले सेक्शन में कंपनी से उनकी मुराद बॉडी कॉर्पोरेट भी है। डन जी। हमें होल्डिंग सब्सिडरी और ये सारा कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया है। भाई का सवाल। कंपनी है, ये कंपनी है जी जी। बी सब्सिडरी ए की, बी सब्सिडरी है ए की और सी सब्सिडरी है बी की। तो एक मिनट से बना लेते हैं। ए सर्कल बना ले, सर्कल बना, बता दें जल्दी से बताएं। ए सबसे ऊपर है, ए सबसे सर्कल के साथ किसी सा बी है, ए के सर्कल के साथ क्या है? ऐसे है। अच्छा चलें जी, एक सर्कल हमारे पास बना हुआ है, ए और सी, ये सर्कल किस तरफ जा रहा है? ऐसे यूँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ए ने बी में 52% रखे हुए हैं शेयर्स। लें जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको लाइन में बना लूँ, बना ले। ज़रा इजीली समझ आ जाएगा सबको। ए ने 52% ख़रीदे हुए हैं बी के, और बी ने 53% ख़रीदे हुए हैं सी के, और सी ने 60% ख़रीदे हुए हैं ए के। रिवर्स एक्विजिशन अकाउंटिंग में पॉसिबल है। सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट ने कहा है हराम है ये। उन्होंने कहा ये नहीं, एक सब्सिडरी अपनी होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकती, वरना तो मजाक हो जाएगा ना कि आप एक अपने अंडर कंपनी बनाओ और उसको कहो मेरे शेयर्स खरीद के मेरी मालिक बन जाओ। तो कंपनी लॉ ने ये मना किया हुआ है, सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकते। सेक्शन 88 सिलेबस में नहीं है, स्पेसिफिकली मना किया हुआ है। बट अकाउंटिंग की दुनिया में शायद FR2 के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, रिवर्स एक्विजिशन दुनिया में अलाउड है, अकाउंटिंग की दुनिया में अलाउड है, इंटरनेशनल दुनिया में अलाउड है। पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट ने ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कंपनियों को मना कर दिया, ख़बरदार आपने ये हरकत नहीं करनी, आपने इस तरह से काम नहीं करना। इसके साथ 87, 88 ये सेक्शंस का एक पूरा ब्लॉक है जो बताता है कि कंपनियां क्या क्या चीज़ नहीं खरीद सकती। वो कहते हैं कंपनियां अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती, कंपनियां अपनी होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकती। उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसकी कुछ रेगुलेशंस हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये जो आपने ये वाला कहा है ना कि अगर इसने वो कर लिया तो लॉ ने ये मना कर दिया है, तो ये वाली, वरना तो क्या होगा, सारे ही सबकी होल्डिंग भी बन जाएंगे, सारे ही सबकी सब्सिडरी भी बन जाएंगे। क्योंकि एक ही सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी वो, जिसकी सब्सिडरी है जिसकी, तो ये अपनी होल्डिंग भी होगा, सब्सिडरी भी। तो लॉ ने ये चीज़ मना की हुई है, आप ये हरकत नहीं कर सकते। कोई सब्सिडरी पलट के अपनी होल्डिंग के इतने शेयर्स नहीं खरीद सकती जिससे वो उसके अंडर आ जाए। थोड़े से शेयर्स के ऊपर भी बड़ी सारी पाबंदियाँ होती हैं, वरना तो लोग मजाक बना दें, वो इसी तरह से गोला बना के और कंपनियों को आपस में लड़वा दें। ठीक है जी। सर ये पाकिस्तान में सख्ती है या फिर आपका तो आखिरी सवाल खत्म हो गया था। अच्छा पाकिस्तान जी, ये मैंने सेक्शन 88 कंपनीज एक्ट 2017 का पढ़ा, जो कि पाकिस्तानी कंपनी लॉ, पाकिस्तानी कंपनियों पाकिस्तान के अंडर वाजिब है। और यकीनन मैंने यही कहा था कि ये हमारे मुल्क में मना है, इंटरनेशनली ये इजाज़त है। बाहर की कंपनी पाकिस्तान में कर सकती है? अगर बाहर की कंपनी पाकिस्तान में आएगी तो वो पाकिस्तानी कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी। सेक्शन 452 से 465 तक के सेक्शंस फॉलो करेगी
कंपनी स्टैब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या करती हैं? हमारे सिलेबस में नहीं है जी, हमारे सिलेबस से रिलेटेड कोई सवाल? चलें आगे। असल में मुझे पता है कि आप लोग तो बैठे हुए हैं, आपको अंदाज़ा तो है कि जब अगला टॉपिक शुरू होगा और जब तक ख़त्म होगा तब तक तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे ही है ना? ठीक है जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला हफ्ता आप लोग भी जोश में हैं, जब आप पास पेपर्स देखेंगे तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना तो एग्जामिनर भी नहीं सोचता। चलें जी, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमें चीज़ें समझ आ गई थी। एक आध डेफिनेशन, वही वाली बात है कि पिछले दिन भी सवाल की वजह से हम एंड पे एक डेफिनेशन नहीं पढ़ सके थे, और मुझे लग रहा है अगर आज वो डेफिनेशन उठा के पढ़ना शुरू की तो आगे नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसलिए हम जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे आते हैं और कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और उसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे पास जो टॉपिक है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नहीं चाहता कि वो बेचारा किसी कचरे का शिकार हो, तो हमें पूरा दिन जब उस पर मिले तसल्ली से तो फिर हम उसको करें। तो हमारे पास आगे ना थोड़े छोटे छोटे से सेक्शंस भी शुरू हो जाते हैं, हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी रजिस्टर कैसे होती है? कंपनी याद है एक डब्बा है, समझाने के लिए, असल में डब्बा नहीं है लेकिन समझाने के लिए कि वो एक अलग सी चीज़ है कोई, और उसका वजूद आपने कागज़ों पे बताना है गवर्नमेंट को। तो कुछ जज्बाती से लोग होंगे जिनको कानून की ज़बान में हम कहेंगे प्रोमोटर्स। इन्हें क्या कहेंगे? प्रोमोटर्स। लफ्ज़ से क्या जाहिर है? प्रोमोटर, प्रमोट करने वाले। कहते नहीं फलाना सियासी जमात के प्रोमोटर, फलाना कॉलेज के प्रोमोटर। तो प्रोमोटर का मतलब क्या है? जो किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, जो किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, कहते हैं ये बड़ी कमाल चीज़ है, ये बड़ी कमाल चीज़ है। तो कंपनी के प्रोमोटर का मतलब है वो लोग जो चाहते हैं हमारी कंपनी हो। एक कमरे में 5 दोस्त बैठे हुए हैं और वो बैठ के सोच रहे हैं यार कंपनी ना शुरू करें। फिर पूरी रात बैठ के बातें करते रहे, फिर जो है ना वो शेख चिल्ली बने रहे। अच्छा हम जो है ना वो हांगकांग से माल मंगवाया करेंगे, हम बेल्जियम में भेज दिया करेंगे, गजूमता में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, शिकागो में जो है उसका हम अपना कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। अब खेली जा रहे हैं, ज़ाहिर है खेल मतलब बातें करने में क्या वो है, बातें करी जा रहे हैं, लेकिन ये सब कैसे करेंगे? उनका हमें कंपनी बनाएंगे। अब सारे बड़े चार्ज होके सोए हैं, रात ख्वाब भी सबको कंपनी के आ रहे हैं कि हम उठेंगे और हम एक कंपनी बनाएंगे। तो ये लोग जो इतने एक्साइटेड है ना कि हमने अपनी कंपनी बनानी है, इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर वो सारे एक्साइटेड लोग हैं जो इस ख्वाब को देखते हैं कि हम कंपनी बनाएंगे। उसके बाद लॉ ने एक प्रोसेस बताया है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करके एंड पे जो कंपनी को बना जाते हैं उनको हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स। उर्दू तर्जुमा बानियान, बानी। प्रोमोटर जिन्होंने ख्वाब देखा कंपनी का, और सब्सक्राइबर जिन्होंने कंपनी बना डाली। दरमियान में कुछ स्टेप्स हैं। शायद सारे प्रोमोटर सब्सक्राइबर ना बन सकें। 5 दोस्तों ने ख्वाब देखा और सोचा कि हम कंपनी बनाएंगे, उसका नाम चूज़ किया बड़ा अच्छा सा, और जनाब अपने अपने घर वालों से पैसे लेने निकल गए। कंपनी के लिए तो पैसे चाहिए। अगले दिन 4 वापस आए, 1 वापस ही नहीं आया। अपने अपने अब्बा जी से पैसे मांगने गए थे। तो आप समझ सकते हैं 1 वापस क्यों नहीं आया होगा। जो 4 आए थे उनमें से 1 का चेहरा लाल था, नज़रें झुकी हुई थी। उसने कहा मेरे घर वाले मेरा ख्वाब नहीं समझ पाए। तो उसने कहा देखो दोस्तों, तुम लोगों के साथ अखलाकी तौर पे मैं साथ हूँ, मेरे मशवरे तुम लोगों के लिए हाजिर हैं, बस मेरे पैसे हाजिर नहीं हैं। और कंपनी इमोशंस पे तो नहीं बनती। ये बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा ख्याल कर रहा है, बहुत अच्छे मशवरे दे रहा है, लेकिन इसको मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा? शेयर्स लेने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, और उतने पैसे देने पड़ेंगे जिससे कंपनी चल पड़े। तो 2 तो हो गए बेचारे साइड पे, और 3 ने सोचा कि अब हमें 10 लाख चाहिए, हम 3 आपस में जोड़ते हैं और हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं। ये 3 जो वाकई पैसे जोड़ के कंपनी के पहले पेड मेंबर्स बनेंगे और कंपनी के कागज़ों पे साइन करेंगे, इनको हम कहेंगे सब्सक्राइबर्स। तो एक आसान सी एग्जांपल जैसे प्रोमोटर और सब्सक्राइबर का फ़र्क समझ आ जाता है। अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, कायद-ए-आज़म, इन सब ने ऐसे ख्वाब देखे थे कि एक अलग रियासत हो,
लेकिन बानी एक ही बना, कायदे आज़म। अल्लामा इकबाल उस वक्त तक ज़िंदा नहीं रहे, सर सैयद अहमद ख़ान उस वक्त तक ज़िंदा नहीं रहे, तो ये सारे प्रोमोटर तो थे पाकिस्तान के ख्याल के। तो प्रोमोटर इज़ द वन हु इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर द कॉन्सेप्ट, जो कहता है हमारी कंपनी होनी चाहिए। बट सब्सक्राइबर इमोशनल नहीं, वो एक्चुअल में लोग जिन्होंने पैसे दे के साइन किया कि हमारी कंपनी होगी। अब कंपनी कैसे बनाएं, क्या होगा, ये जो प्रोमोटर्स हैं ये कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे। कंपनी को कैसे रजिस्टर करवाएंगे? सबसे पहला स्टेप, ये कंपनी का एक अच्छा सा नेम सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे इस नाम में कोई मसला तो नहीं। कंपनी स्टार्ट होती है एक नाम से, आपने नाम देखना है, चूज़ करना है और फिर रजिस्ट्रार से पूछना है भाई ये नाम हम चूज़ करने लगे हैं, क्या तुम हमें इजाज़त देते हो इस नाम से कंपनी बना लें हम? अगर आपका नाम गलत नहीं है तो रजिस्ट्रार आपको कह देगा कोई मसला नहीं, ये नाम अच्छा है। आपको नाम मिल गया, अब उसका क्या मतलब है? उस नाम की बाहर तख्ती लगाएं, बन गई कंपनी। क्या नाम अप्रूव होने का मतलब है कंपनी बन गई? नहीं। अब आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के जमा कराने होंगे। यहाँ से चैप्टर 1 चैप्टर 2 की बाउंड्री में दाखिल हो जाता है। चैप्टर 2 उन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करता है, चैप्टर 1 उन डॉक्यूमेंट्स का नाम लेता है खाली। तो 2 डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, एक को हम कहेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रिपेयर करें MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक शनाख्ती कार्ड बनाएं कंपनी का, इसमें मोटी मोटी डिटेल्स आती है, डिटेल हम चैप्टर 2 में बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें कंपनी का नाम, कंपनी का कैपिटल, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का कारोबार क्या है, मोटी मोटी एक सफ़े की डिटेल्स आती हैं इस पर। फिर वो कहते हैं एक और डॉक्यूमेंट बनाओ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये शनाख्ती कार्ड था, तो ये डॉक्यूमेंट है, ये डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कंपनी क्या होगी, कंपनी कैसे चलेगी, अकाउंट्स कैसे बनाएगी, ये काम कैसे करेगी, शेयर ट्रांसफ़र कैसे करेगी, वाइंडिंग अप कैसे करेगी, फलाना काम क्या होगा, डायरेक्टर्स क्या काम करेंगे, मेंबर्स क्या काम करेंगे, मतलब कंपनी का डिटेल बायलॉज। 70-80 सफ़े का भी हो सकता है डॉक्यूमेंट, 12-15 सफ़े का भी हो सकता है, मेमोरेंडम 1-1.5 सफ़े का होगा। ये 2 डॉक्यूमेंट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, इसमें क्या लिखना है, ये सारी बातें इस अगले चैप्टर में। ये दोनों डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप एक तीसरी चीज़ बनाएंगे, एक डिक्लेरेशन। आप एक हल्फिया बयान देंगे, ये लोग ये कहेंगे हाँ भाई हम लोग हैं, हम इस कंपनी को बना रहे हैं और हमने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, अगर ना हो तो आप हमें पकड़ सकते हैं, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने सारे कंपनी लॉ के कवानीन की पासदारी की है। नाम सेलेक्ट कर लिया, ये 3 डॉक्यूमेंट्स बनाएं। कैसे बनाने, किस तरह से, वो बात की बात है, और जमा करा दें रजिस्ट्रार को। सबमिट किसको करा दें? रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार से कहें हाँ भाई ये हमारी कंपनी है, ये डिटेल इसमें और इसमें आ रही है, इसको देख लो, ये हम लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं, हम चंद लोग इसे बना रहे हैं, हमें रजिस्टर कर दो। अब रजिस्ट्रार ऑब्वियसली आपका मेमोरेंडम देखेगा, उसको कवानीन से कंपेयर करेगा, आपकी आर्टिकल्स देखेगा, कवानीन से कंपेयर करेगा। आपने कोई कानून तो नहीं तोड़ा, कंपनी बनाने वाले कैसे लोग हैं, बेईमान तो नहीं है, चालबाज तो नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट में इनका कोई वो तो नहीं है, इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा केसेस तो नहीं है। वो सारा कुछ देखने के बाद फिर आपको कहेगा मेरी तरफ से इजाज़त है, आपकी कंपनी बन गई। यानी जब आपने रजिस्ट्रार को भेजा और उसने तहकीक कर ली तो 2 बातें हो सकती हैं, या वो आपको रिफ्यूज़ कर दे, कहे नहीं जी भाईजान मुझे गड़बड़ लग रही है, मैं नहीं कर सकता आपको रजिस्टर, या हो सकता है आपको दे दे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कर ले? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दे। ये क्या चीज़ है? ये कागज़ है जो बता रहा है कि हमारी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। 5 बातें आती हैं इसमें। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो उन्होंने अपने पास नोट किया, एक सीरियल नंबर आपको एलोकेट कर देंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता देंगे, फिर आप पब्लिक हो या प्राइवेट हो वो बता देंगे, आप लिमिटेड बाय शेयर हो, गारंटी हो या अनलिमिटेड हो वो बता देंगे, जिस दिन वो हुआ है यानी कि वो सारी की सारी इसमें आपका नाम बता देंगे, किस दिन कौन सी कंपनी किस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पब्लिक या प्राइवेट है, और उन 3 में से कौन सी है वो बता देंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि आपके उस डब्बे को कानूनी शनाख्त मिल गई है, अब आप उस डब्बे को कंपनी कह सकते हैं। अभी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ये कलेक्टिवली कंपनी कहलाएंगे, इन सब ने साइन करने हैं इन डॉक्यूमेंट्स के पीछे।
साइन करने और बताने हम कितने शेयर्स लेने जा रहे हैं इस कंपनी के, सारे रूल्स को वो करना है। और अब ये लोग कंपनी के पहले पहले मेंबर काउंट होंगे, इन्होंने बताना है कि कंपनी का पहला पहला डायरेक्टर कौन होगा, बाद में इलेक्शन हुआ करेंगे। लेकिन आज जब कंपनी बनी है तो आप लोग बताओ हाँ भाई कौन होंगे शुरू में डायरेक्टर्स। अगर रजिस्टर हो गए तो बात इस तरह से है, अगर रजिस्टर ना हुए उसने क्या कर दिया, अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो क्यों किया होगा। एक बंदे ने अप्लाई किया तो उसको उसकी शक्ल नहीं पसंद आई होगी या डॉक्यूमेंट्स नहीं पसंद आए होंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं पसंद आए तो जब वो रिफ्यूज़ करेगा तो बताएगा तो सही इस डॉक्यूमेंट में वो मसला, उस डॉक्यूमेंट में वो मसला, या तो मसले ठीक करके रीअप्लाई करते हैं। इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी लेटर। आप आई कैप में दाखिला भेजते हैं तो कई दफ़ा ख़त आ जाता है डेफिशिएंसी लेटर, आपकी तस्वीर मिसिंग थी, आपका फलाना डॉक्यूमेंट मिसिंग था। अगर डेफिशिएंसी ठीक करके दोबारा अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रार पे आपको रजिस्टर कर देगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं रजिस्ट्रार मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, पर्सनल हो गया है, तो आप शिकायत कर सकते हैं SCCP को। और फिर SCCP का जो हुक्म आएगा वो फुल एंड फाइनल होगा। किताब कहती है आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते उसे, क्योंकि SCCP मेन अथॉरिटी है। अगर वो कहते हैं हमारे ऑफिसर ने नाइंसाफ़ी की है तो अच्छी बात है, और अगर वो कहते नहीं जी आप लोग गलती पे हो तो फिर कंपनी वालों को मानना पड़ेगा वो गलती पे है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। जिस दिन ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उस दिन वो लोग जिनके नाम लिखे हुए थे इन पे, वो कंपनी के बुनियादी मेंबर्स बन जाते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं। कंपनी के पहले पहले मेंबर्स ये लोग होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब सवाल ये कि कंपनी बनती कितने मेंबर्स के साथ है, हमने जिक्र किया हुआ है। SMC कितनों से बनती है, एक से बन जाती है SMC, बाकी प्राइवेट 2 से। याद करें ये बात हुई थी 250 तक, और पब्लिक 3 या 3 से ज़्यादा। ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इससे कंपनी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ये मिनिमम से नीचे चले गए तो फिर क्या होगा, कुछ अरसे तक लॉ बर्दाश्त करेगा लेकिन उससे ज़्यादा वो आपको मिनिमम से नीचे नहीं जाने देगा। ये 3 से कम हो जाए तो कितना होगा, 2 या 1। ये 2 से कम हो जाए तो कितना हो जाएगा, ये 1 से कम हो तो कितना हो जाएगा। ये गड़बड़ है। SMC वाले बंदे को ना एक नॉमिनेशन जमा करानी पड़ेगी। वो कहेगा जी अगर अचानक से मेरी वफ़ात हो जाए या अचानक से किसी भी वजह से मैं कंपनी का मेंबर ना रहूं तो फलाना साहब है वो आके मेरी कंपनी को टेकअप कर लेंगे और मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक मेरे शेयर मुंतकिल होने तक मेरी कंपनी को चलाते रहेंगे। सिंगल मेंबर कंपनी वाले को नॉमिनेशन जमा करानी है, बाकियों ने ऐसी नॉमिनेशन जमा नहीं करानी। बाकी लोग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से नीचे अगर हैं तो कोशिश करें 180 दिनों में अपने नंबर्स पूरे कर लें। कम तो कभी भी हो सकता है ना, कोई भी कभी भी मर सकता है, कभी भी कोई छोड़ के जा सकता है। मसला ये नहीं है कि आप मिनिमम से नीचे चले गए, मसला ये है कि आपने उसको 180 डेज में रिकवर नहीं किया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2 बंदे जा रहे हैं सर, गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया दोनों। प्राइवेट कंपनी है, 2 बंदे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही मर गए, तो मेंबर्स तो ख़त्म हो गए, कंपनी ख़त्म हुई है, कंपनी तो नहीं ख़त्म होती। तो अब इनके शेयर्स बच्चों को तक मुंतकिल होंगे। आइडियली 180 दिन बहुत बड़ा टाइम है। हम ये कह रहे हैं कि अगर मिनिमम से नीचे आप 180 दिन से ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हर वो शख्स जो ऑपरेट कर रहा था अगर वो ज़िंदा था तो उसने गलत हरकत की है। फिर पता क्या होगा, इन दोनों बंदे मार दिए। मैं कहता हूँ कि एक बंदा मर गया और एक बंदा ज़िंदा रहा। उस एक बंदे को क्या चाहिए, 180 दिनों में क्या करे, नंबर पूरे करे, उसकी फैमिली वालों से क्या हो जल्दी से किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करे या कुछ और अपना कोई शेयर किसी और को दे दे। अगर 180 दिन गुजर जाते हैं और उसे पता है कि मेरी कंपनी मिनिमम से नीचे चल रही है तो उस 180 दिन या जितने भी अरसे तक आप मिनिमम से नीचे रहे हैं, कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें पर्सनल लाइबिलिटी होगी उस बंदे की जिसने कंपनी मिनिमम से नीचे पे चलाई। यानी यूँ समझो उस दौरान हम कंपनी का जो वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला स्टेटस है वो ख़त्म कर देंगे। क्या ये बात समझ आई है? यस सर। एक दफ़ा इंग्लिश देखें, हम थोड़ा आगे पीछे गोल गोल घूम के पढ़ रहे हैं जी। SMC के अंदर जो नॉमिनी आप सेलेक्ट करते हो जी जी 180 डेज के लिए ही होती है। जी। अब SMC के अंदर जो हम नॉमिनी सेलेक्ट करते हैं क्या वो 180 दिन के लिए है? नहीं, नॉमिनी आपने इसलिए किया है कि बाकियों में बंदे कम होने से फिर भी शायद कोई ज़िंदा बचा हो, लेकिन SMC में तो ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल ही। तो आपने जो नॉमिनी किया उस नॉमिनी का बेसिक मकसद ये है कि आपकी कंपनी को रिस्टोर करे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बच्चे हैं 2,
और दोनों के नाम पे शेयर दे दिए तो एसएमसी नहीं रहेगी। तो इस नॉमिनी बस ये देखना है कि कितने लोग हैं जो इसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर 1 है तो वो इस कंपनी के शेयर उस तक मुंतकिल करवाने के प्रोसेस को वो नॉमिनी हैंडल करेगा, जो बच्चों का चाचा मामा ताया कोई भी हो सकता है। और अगर ज़्यादा हुए बच्चे हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो फिर वो अदालत से अप्लाई करके या देखिएगा अथॉरिटी से और इसको प्राइवेट कंपनी में शिफ्ट करवा देगा ताकि फिर ये मसला ख़त्म हो जाए। नॉमिनी का काम सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट। जी, ये जो नॉमिनी है ना, इसका काम सिर्फ एक है कि एक तो बच्चों तक शफाफ मुंतकिली, दूसरा उस दौरान कंपनी की हल्की फुल्की सी मैनेजमेंट। तो ये नॉमिनी वो नहीं है जिसको शेयर मिलने हैं, ये नॉमिनी एक केयर टेकर है। सिलेबस में हमारे नहीं है, एक लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स इसमें डिफाइंड होता है कि वो बन सकते हैं नॉमिनी। हमारी किताब ने हमें नहीं बताया। सर जो नॉमिनी बनेगा उसे क्या फ़ायदा? उसे क्या फ़ायदा? फ़र्ज़ करें किसी दिन आप अपने बड़े भाई के साथ जा रहे हैं, एक जगह कोन आइसक्रीम वाला नज़र आया, आपने कहा मेरा कोन खाने का दिल कर रहा है। भाई ने कहा कोई बात नहीं, पैसे दिए आपको, कोन दे दी। क्या फ़ायदा भाई को? खुशी। तो जो नॉमिनी है ना, जिसका भाई मरा है, वो अपने भाई के बच्चों तक कंपनी बहुत खुशी से कन्वर्ट करवाएगा। तो ये नॉमिनी किसी कमर्शियल वजह से मत सोचें। मैंने इसीलिए कहा कि चंद सिलेक्टेड रिश्तेदार लॉ ने डिफ़ाइन किए हुए, ये वो होते हैं, तो उनको कोई कमर्शियल फ़ायदा नहीं होगा। वो सिर्फ अपने मरे हुए दोस्त भाई जो भी व्हाट्सएवर है उसके हक उसके बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो कोई केस? अगर वो रिफ्यूज़ कर दे, वो कहे मैं नहीं वो करूँगा, मदद करूँगा, तो उस मरहूम को मज़ीद दुख होगा कि उसने गलत बंदे पे जीते जी भरोसा किया जिसने उसके मरते साथ ही आंखें फेर ली। लेकिन कसूर उसी का जो मर गया है, उसने गलत बंदे पे भरोसा किया। तो नॉमिनी सेंसिटिव बात है। आप कोशिश करेंगे कि किसी बहुत ऐसे अपने को जिस पे आप भरोसा करते हैं आप उसको मुंतखब करें, लेकिन फिर भी अगर वो धोखा कर दे तो ये दुनिया है। तो अदालत का फिर क्या करेंगे? फिर वो मर चुका, ये यतीमों का हिस्सा खा रहा है, तो फिर अल्लाह ने एक और सेपरेट निज़ाम बनाया हुआ है जो ज़्यादा मजबूत है। वो ना करे, मतलब वो कि मैं अभी कंपनी नहीं संभालूंगा, जो मतलब वो कहे मैं कंपनी नहीं संभालूंगा, तो ठीक है, उसको जिम्मेदारी एक बंदे ने दी थी मरते हुए और साइन किए थे कि मैं अपनी जगह फ़लाना का नॉमिनी कर रहा हूँ। अब अगर वो नहीं उसकी ज़िम्मेदारी उठा रहा तो जिसका कोई नहीं होता उसकी गवर्नमेंट होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो उससे भी लेटर लिखवाए कि हाँ आप मेरा करोगे। हाँ देखिए, किसी को नॉमिनी आप तब तक कर ही नहीं सकते जब तक उसकी अप्रूवल नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? कंपनी लॉ हमें पूरी स्टोरी नहीं बताता, थोड़ी सी बात बता के साइड पे हो जाता है। इसका एक पूरा प्रोसेस है नॉमिनेशन जमा कराने का। एक बंदा घर बैठा सोया हो तो जाके आप उसे नॉमिनी नहीं बना सकते, उसकी रजामंदी उस टाइम पे होनी चाहिए जब आप उसको नॉमिनी बना रहे हैं। लेकिन अगर वो इनकार करना चाहे तो कोई प्रेशर नहीं है, वो कहे मैं ज़िंदगी में मसरूफ़ नहीं कर सकता, तो ऐसे में फिर अदालत खुद आ जाएगी और अदालत फिर उस प्रोसेस को देखेगी। सेक्शन 305 बताता है कि अगर एक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर से नीचे चली जाए तो उसके इख्तियारात को अदालत लिक्विडेटर के हवाले भी कर सकती है, और ये सेक्शन सिलेबस में है थोड़ा आगे चल के। सर ये लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के लिए? पब्लिक का मतलब है दोनों, तो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो सबके लिए 3 है। देखिए फिर कुछ इंग्लिश किताब में देखते हैं ये क्या क्या बातें कहाँ से कर रहे थे। हम लोग होल्डिंग सब्सिडरी में एक तो हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी और एक डेफिनेशन रहती है, वो नहीं पब्लिक सेक्टर कंपनी। फिर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक बड़ा अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे अहम टॉपिक। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 1 टू बी डिस्कस इन चैप्टर 2, इसका मतलब है नहीं चैप्टर 2 की स्लाइड में डाले हुए होंगे। मैंने आपसे कहा था ना यहाँ से हम चैप्टर 2 के साथ कुछ छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 1 टू बी डिस्कस इन चैप्टर 2, वाह ये हमने नहीं पढ़ा, ये सेक्शन 9 है, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर। मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी ये हमने पढ़ा है। फॉलोइंग नंबर ऑफ पर्सन्स associated for lawful purpose may by subscribing their names to memorandum and complying requirement of this act in respect of registration form a company। पब्लिक कंपनी कितने? 3 या ज़्यादा, प्राइवेट कंपनी 2 या ज़्यादा, एसएमसी 1। फॉर एसएमसी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम यानी कि वो अकेला बंदा जो है शेल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सोल मेंबर शेल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द शेयर्स टू लीगल हेयर्स, जो लीगल वर्स है, सब्जेक्ट टू सक्सेशन अंडर इस्लामिक लॉ, जो इस्लाम का जो भी सक्सेशन का लॉ है उसको फॉलो करेंगे। अगर जो बंदा मरा है वो मुस्लिम है, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो फिर जो भी रेलेवेंट लॉ वो फॉलो करते हैं
उसके मुताबिक, एंड मैनेज करेगा अफेयर्स ऑफ कंपनी एज अ ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफर। जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाते ये ट्रस्टी के तौर पे काम करता रहेगा। अगर ट्रांसफ़र एक से ज़्यादा लीगल हेयर्स को होगा तो कंपनी एसएमसी नहीं रहेगी और फिर वो कन्वर्जन टू प्राइवेट कंपनी के प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। जरूरी है प्राइवेट भी पब्लिक भी हो सकती है? जी, क्या ज़रूरी है कि वो प्राइवेट हो पब्लिक भी हो? पब्लिक के लिए फिर कुछ और रूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने कहा कि आप फिलहाल प्राइवेट बन जाओ, फिर बाद में देख लेना कि क्या करना है। देन लाइबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस मिनिमम मेंबर्स। आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको एक पेज के नीचे के करीब ये सेक्शन नजर आए। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनीज रिड्यूस बिलो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, यानी कि प्राइवेट अदर देन एसएमसी 2 से नीचे चली जाए, कोई और कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी किससे नीचे चली जाए, 3 से नीचे, एंड कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज, और कंपनी 180 दिन से ज़्यादा बिजनेस करती रहे, वाइल एवरी पर्सन हु इज मेंबर ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दोज 180 डेज शैल बी सेवरली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ कंपनी। वो शख्स जो कंपनी को 180 दिन या उससे ज़्यादा टाइम पे चला रहा था वो क्या हो जाएगा, सेवरली। सेवरली का क्या मतलब है, अलग अलग करके भी आप लायबल कर सकते हैं। जैसे जॉइंट एंड सेवरल नहीं था पार्टनरशिप में, कॉन्ट्रैक्टेड किस टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड मे बी सूड, उस पर केस किया जा सकता है, देयरफॉर विदाउट जॉइंडर इन द सू ऑफ एनी अदर मेंबर। किसी और पे केस किए बगैर अकेले उस बंदे पे भी केस कर दें तो हम किसी भी बंदे को जो मिनिमम से नीचे पे चला रहे हैं हम अकेला पकड़ केस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट मेंबर इज नॉलेज ऑफ द फैक्ट। बस ये उसे पता हो कि हम मिनिमम से नीचे चले गए। ये कौन प्रूव करेगा कि उसको नहीं पता था कि नहीं पता? अब ये कौन प्रूफ करेगा उसे पता था या नहीं पता था? बर्डन ऑफ प्रूफ सारा उसी बंदे पे होगा जो कह रहेगा मुझे नहीं पता। वरना बड़ी अजीब सी बात है, 2 बंदों की प्राइवेट कंपनी थी, एक चला गया, दूसरा 180 दिन तक कंपनी चलाता रहा और उसे पता ही नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ, तो बड़ी मुश्किल मशकूक सी बात है। खैर आई कि आपने ये भी साबित कर दिया, सी फाइनल में एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा जी 2 मेंबर थे कंपनी के, एक मेंबर एक लंबे बिजनेस ट्रिप पे कई महीने के दूसरे मुल्क गया और जाते ही मर गया। पाकिस्तान में मौजूद मेंबर को कई महीने तक पता नहीं लगा और वो बिज़नेस चलाता रहा, तो बताओ वो लायबल होगा या नहीं होगा? तो साबित करने वाले तो बहरहाल साबित कर ही देंगे। तो इसमें बेसिक रूल है कि आपको पता हो, और अदालत में ये जो डिबेट है कि पता था या नहीं पता था, तो साबित उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि एक मशकूक बात कर रहा है कि जी मुझे पता नहीं था, तो साबित पर उसी बंदे को करना पड़ता है। ये आपने देखा, थोड़ा सा स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। सूटेबल नेम की अवेलेबिलिटी लें, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाएं, डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, एप्लीकेशन दें रजिस्ट्रार को और ऑब्टेन कर लें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आखिरी 2 जो स्टेप्स हैं, फाइलिंग डॉक्यूमेंट ऑब्टेनिंग, इसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ शैल आल्सो बी फाइल्ड विद मेमोरेंडम एंड मेमोरेंडम आर्टिकल्स के साथ क्या जमा कराएं, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा मेमोरेंडम और आर्टिकल को अगर वो सेटिस्फाई हो कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनी है और इस एक्ट और इसके रूल्स सारे के सारे फुलफिल हुए हैं। अगर रजिस्ट्रार थिंक दैट एनी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन कंटेन एनी मैटर कॉन्ट्रेरी टू लॉ, अगर उसे लगता है कि कुछ गलत है तो ही मे रिक्वायर रिवाइज डॉक्यूमेंट और टू रिमूव डेफिशिएंसी। इफ एप्लीकेंट फेल्स टू रिमूव डेफिशिएंसी, रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देगा। कंपनी एक अपील कर सकती है एससीसीपी को 30 दिन में, और ऑर्डर ऑफ एससीसीपी ऑन सच अपील शैल बी फाइनल। और अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट शैल स्टेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में से आप कौन से हैं, और लिमिटेड और अनलिमिटेड या कौन सी गारंटी या कौन सी लिमिटेड में से वो बता देगा। बस ये प्रोसेस की हल्की हल्की सी बात है। आखिरी से पढ़ने वाली बात ये कि रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स क्या होंगे। जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम और बाद वाले मेंबर्स, उनको कलेक्टिवली अब हम एक कंपनी कहेंगे, यानी उनको बॉडी कॉर्पोरेट, वो जोन से भी लॉ के तहत बने हैं वो हो जाएगा, और जो नेम है उनका वही नेम होगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। एक जिंदा कंपनी के जो भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें परपेचुअल सक्सेशन भी होगी। इसका स्टेटस और रजिस्टर्ड ऑफिस वही होगा जो आपने एप्लीकेशन पे लिखा था। सब्सक्राइबर बन जाएंगे इनिशियल शेयर्स के मालिक, और पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल एज प्रपोज डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। तो ये बेसिकली उन्होंने सम अप किया है सारे प्रोसेस को कि एक कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, और वो सारे लोग अलग अलग सेक्शन थे जिनको मैंने एक स्टोरी के अंदर जो है वो जोड़ के आपको पूरी चीज़ समझाई है। तो क्या ये बात समझ आई है? तो इंशाल्लाह ताला कल अगर हमें सवालों से ज़रा जल्दी फुर्सत मिल गई तो हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पढ़ लेंगे इंशाल्लाह।